प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के अर्थ, परिभाषा व प्रयुक्तियों पर बात की। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्रों पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि हिंदी के कई रूप है। सामान्य हिंदी है, साहित्यिक हिंदी है, प्रयोजनमूलक हिंदी है। और हिंदी भाषा के लिए प्रयोजनमूलक जो विशेषण है, ये एक नया विशेषण है। हिंदी का सामान्य और साहित्यिक रूप जितना पुराना है, प्रयोजनमूलक रूप उतना पुराना नहीं है। इसका कारण यह है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, सामाजिक विचार विनिमय का माध्यम है और भाषा का समाज में व्यवहार होता है। समाज के संदर्भ हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। समाज के संदर्भ बदलते रहते हैं। समाज के जीवन के क्षेत्र बदलते रहते हैं। आधुनिक काल से पूर्व हमारी जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वो कृषि और शिल्प पर आधारित थी। तो कृषि व शिल्प से संबंधित जो शब्दावली है, भाषा संरचना, प्रयुक्तियाँ थी, वो हिंदी में मौजूद थी। लेकिन आधुनिक काल में पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान व तकनीक के संपर्क के कारण तथा हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के कारण हिंदी को नई भाषिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा और हिंदी का प्रयोग दैनिक जीवन के अनेक नए नए क्षेत्रों में किया जाने लगा, जैसे प्रशासनिक या कार्यालयों में, वाणिज्य व्यापार में, संचार माध्यमों में, समाज विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये सभी जो क्षेत्र जो आधुनिक काल में हिंदी का प्रयोग जिन क्षेत्रों में होने लगा है और जिनमें प्रयुक्त हिंदी एक विशिष्ट प्रयोजन से प्रयुक्त होती है और जिनका संबंध जीवन के दैनिक कामकाजी क्षेत्रों से होता है, आजीविका के क्षेत्रों से होता है, वो प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र हैं। और आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के कुछ क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्षेत्र है प्रशासनिक या कार्यालयीय क्षेत्र। प्रशासनिक हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त हिंदी है और सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में दैनिक कामकाज के व्यवहार में जिस हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है उसे कार्यालय या प्रशासनिक हिंदी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत हिंदी को जब राजभाषा घोषित किया गया तो दैनिक कार्यालयों के दैनिक कामकाज हिंदी भाषा में किए जाने पर बल दिया जाने लगा और परिणाम स्वरूप इस नए भाषिक दायित्व को निभाने के लिए हिंदी में कार्यालय शब्दावली व भाषिक संरचना से संबंधित नई प्रयुक्तियां विकसित हुई। और कार्यालय शब्दावली के लिए, चूंकि इससे पूर्व कार्यालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था, तो अंग्रेजी भाषा से अनुवाद की आवश्यकता हुई और अनुवाद के द्वारा कार्यालय और प्रशासनिक शब्दावली तैयार की गई। कार्यालय हिंदी की भाषिक संरचना जो है वो सामान्य व साहित्यिक हिंदी से अलग होती है। कार्यालय हिंदी की पहली शर्त तो यह है कि ये सरल, स्पष्ट, सुबोधगम्य होती है और इसमें
कुछ विशेष तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भाषा औपचारिक होती है, जैसे हम आवेदन पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो हमें कुछ औपचारिकताओं का निर्वहन करना पड़ता है। सेवा श्रीमान, विषय, संबोधन, ये सारे औपचारिकताएं हमें एक प्रार्थना पत्र लिखते समय कार्यालय के लिए करनी पड़ती है। इसीलिए जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र प्रेषित किए जाते हैं तो वहाँ भी इन औपचारिकताओं का निर्वहन करते हुए पत्र लिखा जाता है। तो इसकी जो भाषा है वो औपचारिक होती है और इसमें वाक्य संरचना जो है वो कृतवाच्य के स्थान पर क्रमवाच्य में होती है। जैसे एक उच्च अधिकारी जो है निम्न अधिकारियों को निर्देश देते हुए लिखेगा कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। इसकी विशिष्ट तकनीकी शब्दावली भी होती है, जैसे पावती, गोपनीय, संस्तुति, अग्रेसित, विचाराधीन, जिनका सामान्यतः सामान्य हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। दैनिक व्यवहार में, बोलचाल में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कार्यालय क्षेत्र की एक विशिष्ट शब्दावली है और इसका एक सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यालय जो हिंदी होती है उसमें एक शब्द ही पूरे वाक्य के अर्थ का द्योतन करता है। जैसे विचाराधीन एक शब्द है, इसका अर्थ है कि जो भी पत्र है या जो विषय सामने रखा गया है उस पर विचार किया जा रहा है। तो प्रशासनिक या कार्यालय क्षेत्र में हिंदी का प्रयोजन मूलक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोग होने के कारण ये प्रशासनिक व कार्यालय क्षेत्र प्रयोजन मूलक हिंदी का एक क्षेत्र है। दूसरा है वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र। व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी है वाणिज्य व्यापार क्षेत्र की हिंदी है। और वाणिज्य और व्यापार का संबंध समाज के व्यापक वर्ग से होता है। इसका संबंध उन व्यक्तियों से भी होता है जो व्यापार कार्यों में संलग्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आम जनता से भी इस भाषा का कहीं न कहीं वास्ता पड़ता है। वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र इस दृष्टि से भी व्यापक है कि ये केवल एक भाषा भाषी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये एक प्रांत से अंतर प्रांतीय भी होता है और अंतरराष्ट्रीय भी होता है। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र की भी एक विशिष्ट शब्दावली मुहावरा होता है, जैसे शेयर है, तेजड़िया है, मंदड़िया है। ये ऐसी शब्दावली है जो व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में चलती है। हिंदी का प्रयोग प्राचीन समय से ही भारत की सीमाओं के भीतर व्यापार के लिए होता आ रहा है। तो वाणिज्य और व्यापार की सामान्य जो शब्दावली है वो हिंदी में खूब प्रचलित रही है और आज भी हिंदी की जो परंपरागत शब्दावली है वो वाणिज्य और व्यापार के प्रयोजन मूलक क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण, औद्योगिक क्रांति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हुआ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य के भाषा माध्यम जो है वो अंग्रेजी है। तो वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में अंग्रेजी शब्दावली का भी प्रयोग होने लगा। बैंकों की भूमिका वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बढ़ गई है, क्योंकि आजकल सभी लेन देन के काम जो है बैंकों के माध्यम से होता है और बैंकिंग क्षेत्र की भी अपनी एक विशिष्ट शब्दावली में वाक्य संरचना होती है। तो वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र की हिंदी की भाषिक संरचना पर अपन बात करें तो इसकी एक विशिष्ट शब्दावली है जिसमें हिंदी की परंपरागत शब्दावली भी है, तो अंग्रेजी की शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। और
इसकी वाक्य संरचना बात करें तो जैसे बाजार आज खामोश है, गेहूं नरम, दालें गरम, जीरा फिर भड़का, सोना उछला, चांदी लुढ़के, छोटे छोटे वाक्य हैं और लेकिन इनके अर्थ विशिष्ट है। यहाँ बाजार आज खामोश है, बाजार आज शांत है, इसका अर्थ ये है कि बाजार में भाव में जो है उछाल नहीं है, सामान्य सा है। गेहूं नरम, दालें गरम का अर्थ दालें गरम होने से कि दालों के भाव में तेजी आ गई है, गेहूं के भाव में नरमी आ गई है। जीरा फिर बड़का में भी यही भाव है। तो इस तरह की सामान्य शब्दावली भी है, लेकिन उसका एक विशिष्ट अर्थ है। जीरे का भड़कने से अर्थ व्यक्ति की तरह भड़कने से नहीं है, उसके मूल्य में वृद्धि होने से। तो परंपरागत शब्दावली की बात करें तो बयां, लेन देन ऐसे शब्द चलते हैं अंग्रेजी में। रिकॉर्ड, कैश, मेमो, बिल, ये उदाहरण स्वरूप अपन देख सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी का वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र। आधुनिक काल में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और तकनीक प्रौद्योगिकी से परिचय के कारण हिंदी में वैज्ञानिक लेखन की भी शुरुआत हुई है। वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र की भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि अधिकतर ज्ञान विज्ञान और तकनीक जो है पश्चिम से आयातित है। तो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता हुई और इसके लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए पारिभाषिक तकनीकी शब्दावली तैयार की गई है। कुछ शब्दावली ऐसी है वैज्ञानिक क्षेत्र की जिसका हिंदी में अनुवाद या उसका स्थानापन्न शब्द उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर उसको उसके अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे तत्वों की बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऐसे शब्द है जिनका हिंदी में कोई स्थानापन्न शब्द नहीं है, तो इनको इसी रूप में ग्रहण किया गया है। वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिक हिंदी की बात करें तो ये अभिधा परक है। इसमें व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं होता। अभिधा परक का मतलब है कि इसमें शब्दकोश से अर्थ लिया जाता है, सामान्य अर्थ लिया जाता है और विवरणात्मक है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु के बारे में सूचना देना ही उद्देश्य होता है। अंग्रेजी से वैज्ञानिक भाषा से हिंदी में अनुदित जो रूप है वह दुर्लभ व क्लिष्ट होता है, जटिल होता है, उसको समझना बड़ा कठिन होता है। अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी से हिंदी में वैज्ञानिक क्षेत्र की भाषा का, शब्दावली का जब अनुवाद किया जाता है तो वो बड़ा क्लिष्ट होता है और दुर्बोध होता है। इस कारण वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अंग्रेजी की शब्दावली को यथारूप में ही ग्रहण कर लिया गया है, जहां उसका स्थानापन्न शब्द उपलब्ध नहीं हो पाया है। अगला क्षेत्र है विधि क्षेत्र, विधि एवं न्याय क्षेत्र। मुगल काल में अदालत की भाषा अरबी फारसी थी। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी न्यायालय की भाषा बन गई। आज़ादी के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ तो न्यायालय की भाषा भी हिंदी को बनाए जाने की आवाज़ उठी और हिंदी में विधि क्षेत्र की प्रयुक्तियाँ तैयार करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली तैयार की गई और इस पारिभाषिक शब्दावली में अंग्रेजी से अनुदित शब्दावली तो है ही, इसके साथ साथ अरबी फारसी के शब्दों को भी इसमें ग्रहण किया गया है।
जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द मैंने लिखे भी हैं कि अंजुमन सभा संस्था, ये अरबी फारसी का है। सनद प्रमाण पत्र। अंग्रेजी के उदाहरण देखें तो क्रिमिनल ऑफेंस दांडिक अपराध, ये क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा, मैकवॉइड प्रवर्तन शून्य करना, ये इस तरह की शब्दावली न्यायालय के लिए, विधि क्षेत्र के लिए तैयार की गई है, जिसमें अंग्रेजी और फारसी, अरबी फारसी की शब्दावली ली गई है। वाक्य संरचना भी विधि क्षेत्र की सामान्य हिंदी से बिल्कुल अलग होती है। इसमें वाक्य जो है वह काफ़ी लंबे, जटिल व संयुक्त होते हैं और कई बार तो एक वाक्य पूरा अनुच्छेद तक विस्तृत होता है, पूरा पेरा ही एक वाक्य का होता है। इसकी शब्दावली वस्तुनिष्ठ एकार्थक का अर्थ है कि उससे एक ही अर्थ निकलता है, वो स्पष्ट होती है, क्योंकि विधि और न्याय के क्षेत्र में जो कुछ कहा जाता है उसका सीधा और सटीक उतना ही अर्थ निकलना अपेक्षित है जितना कहने व लिखने वाले का आशय है। अतः संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होता है, उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने की सुविधा नहीं होती है। अगला क्षेत्र है समाज विज्ञान क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाएं या अनेक विषय हैं, जैसे राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इन सभी विषयों में प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी है वो भी सामान्य और साहित्यिक हिंदी से अलग होती है, क्योंकि इन विषयों की भाषा में उस विषय विशेष की विशिष्ट शब्दावली होती है और उस विषय विशेष की विशिष्ट शब्दावली उस विषय की मूल संकल्पनाओं और विचारधाराओं पर आधारित होती है, जिनके अपने विशिष्ट अर्थ होते हैं। भूगोल में कुछ अपने विशिष्ट शब्द है संकल्पनाओं से संबंधित, जिनका एक निश्चित अर्थ है, विशिष्ट अर्थ है। शब्दावली की विशिष्टता के अतिरिक्त इसमें वाक्य संरचना जो है वो तो सामान्य हिंदी की तरह ही होती है, केवल शब्दावली विशिष्ट होती है क्योंकि वो संकल्पनाओं और विचारधाराओं पर आधारित होती है। जैसे इतिहास और राजनीतिक ज्ञान में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, ये विचारधाराएं हैं और इनकी शब्दावली प्रयुक्त होती है। राष्ट्रवाद शब्द की अपन बात करें तो ये राष्ट्र से बना है, पर इतिहास में इसका प्रयोग जो है अंध राष्ट्रभक्ति या अन्य राष्ट्रों को अपने राष्ट्र से नीचे मानने की अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होता है क्योंकि इनकी एक विशिष्ट शब्दावली होती है जो विशेष संकल्पना पर, विचारधारा पर आधारित होती है। अगला क्षेत्र संचार माध्यम क्षेत्र। और संचार माध्यमों के दो रूप होते हैं, एक तो मुद्रित माध्यम जिनको प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक के भी अपन दो भाग करें तो सर्वे माध्यम और सर्वे दृश्य माध्यम। सर्वे माध्यम में रेडियो, सर्वे दृश्य में टेलीविजन है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट भी आजकल संचार माध्यम क्षेत्र है। संचार माध्यम क्षेत्र की भाषा में माध्यम के स्वरूप की वजह से परिवर्तन होता है। रेडियो और टेलीविजन की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और उसमें वाक्य जो है वो छोटे छोटे होते हैं। वाक्य संरचना भी उसकी सरल होती है, जबकि मुद्रित माध्यमों में भाषा का क्लिष्ट व दुरूह रूप मिल सकता है। उसमें वाक्य लंबे भी हो सकते हैं, जटिल भी हो सकते हैं। मौखिक और लिखित भाषा में संप्रेषण की प्रक्रिया समान ढंग से नहीं होती है,
मौखिक रूप से कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो यह आवश्यक नहीं कि वह उतनी ही संप्रेषणीय हो जितनी मौखिक रूप में। इसी प्रकार कोई बात लिखित रूप में जितना प्रभावपूर्ण हो सकती है, सुनने में भी उतनी ही प्रभावपूर्ण हो, ये जरूरी नहीं होता। तो संचार माध्यम के स्वरूप की दृष्टि से भाषा में परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त समाचार जो है अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जैसे खेल से संबंधित है, फिल्मी दुनिया से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। तो इन क्षेत्रों की भी अपनी एक शब्दावली होती है और उस तकनीकी और विशिष्ट शब्दावली के कारण समाचारों में भी अंतर होता है, समाचारों की शब्दावली में भी अंतर होता है। खेल की शब्दावली, खेल जब समाचार होंगे तो उस खेल में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट तकनीकी शब्दावली उन समाचारों में प्रयुक्त होती है। विज्ञापन क्षेत्र वाणिज्य और व्यापार के लिए आजकल विज्ञापन एक महत्वपूर्ण साधन माध्यम है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो अपने माल को विश्व के सभी कोनों तक पहुंचाना चाहती है और इसके लिए उन्हें विज्ञापन उस भाषा में देना होता है जहां तक वो अपना माल पहुंचाना चाहते हैं। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसके लिए विज्ञापन की जो भाषा है वो हिंदी हो सकती है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता हिंदी भाषाभाषी है। तो विज्ञापन के जो साधन है, क्षेत्र है, वो जनसंचार के जो माध्यम है, रेडियो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है। इसके अतिरिक्त दीवारों पर लगे होर्डिंग्स भी विज्ञापन का माध्यम है। विज्ञापन भी 3 प्रकार के होते हैं, सर्वे, दृश्य और मुद्रित। विज्ञापन क्षेत्र की भाषा की अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि विज्ञापनों का उद्देश्य क्रेता के ध्यान को आकृष्ट करके उसमें वस्तुओं के क्रय की इच्छा जागृत करना होता है। इस कारण विज्ञापन की भाषा आकर्षक, स्पष्ट, सुबोध व प्रभावकारी होनी चाहिए और विज्ञापन को पढ़कर, सुनकर, देखकर श्रोता के मस्तिष्क पर, हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए और उसमें उन वस्तुओं के क्रय की इच्छा जागृत होनी चाहिए जिनके लिए वो विज्ञापन प्रयुक्त हुआ है। और इसके लिए विज्ञापन की जो भाषा है, वाक्य संरचना है, वो सरल होती है, उसमें वाक्य छोटे छोटे होते हैं। तुक व गति लय का भी उसमें विधान किया जाता है, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। विज्ञापन की भाषा में आपने देखा होगा, आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए, तो मलिए चलिए में तुक है, इस्तेमाल करें विश्वास करें में तुक है। ये विज्ञापन क्षेत्र की एक विशिष्ट वाक्य संरचना होती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के ये प्रमुख 7 क्षेत्र है जिनमें वर्तमान में हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप प्रयुक्त होता है। जैसे जैसे सामाजिक संदर्भ और क्षेत्र विकसित होते जाएंगे, वैसे वैसे प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्रों में और वृद्धि होने की संभावना है। जैसे कंप्यूटर एक नया क्षेत्र विकसित हो रहा है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्रों से आप परिचित हुए। धन्यवाद।